आज की इस सेशन में हम अपने लेसन 8 में आ गए। ठीक है, लेसन 8 बैंकिंग एवं ये कराधान है, मतलब टैक्सेशन है। ठीक है, हम बैंकिंग और टैक्सेशन कराधान, इसको ये बैंकिंग है, इसे बैंकिंग और ये प्लस टैक्स हो गया, टैक्सेशन मतलब टैक्स को कैसे लिया जाता है बैंक में। ठीक है, या आयकर के द्वारा, आयकर विभाग होता है वो टैक्सेशन कैसे करता है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, बैंकिंग और टैक्सेशन का। तो हम प्रश्नावली 1 को ना बैंकिंग वाली क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रश्नावली 2 टैक्सेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मूलभूत चीज़ों को जानते हैं कि बैंकिंग के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, टैक्सेशन को बाद में बताऊंगा। ठीक है, बैंकिंग में पहले बताते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो बैंकिंग से रिलेटेड यह देखो, पहला बैंकिंग है। ठीक है, और हम 2 तरह के बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग यानी बैंक कैसे उसमें ब्याज देता है और ब्याज लेता है वह देखेंगे। तो पहला है 4 तरह के, तो मैं आपको बता सकता हूँ आज, लेकिन और भी होते छोटे छोटे 2-3। ठीक है, लेकिन 4 तरह के प्रमुख होते हैं। तो मैं पहला जो इसमें यूज़ होंगे किसमें, हमारे बैंकिंग में, जिसमें हम प्रश्न आएंगे 2 तरह के बैंक अकाउंट वाला। तो पहला आएगा आवर्ती जमा, ये अकाउंट, इसको खाता बोलते हैं, खाता लिख रहा हूँ जी, खाता। ठीक है, अकाउंट लिख रहा था, आवर्ती जमा खाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रति माह जमा होता है, प्लस निश्चित समय के लिए। ठीक है, प्रति माह जमा करोगे। ठीक है, इसमें और प्रति माह के आधार पे ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे किसको, ब्याज को। प्लस निश्चित समय के लिए, जैसे प्रति माह, जैसे निश्चित समय 2 साल के लिए कर दिया तो 2 साल में कितने माह होता है, 24 महीना होता है। ठीक है, तो 24 महीने तक आपको छोटे छोटे ब्याज, जैसे 200 छोटे छोटे मूलधन आपको जमा करने, 200 ये आवर्ती जमा छोटे गरीब लोगों के लिए है। ठीक है, इसको आवर्ती को ना रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं, रिकरिंग अकाउंट अंग्रेजी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बार बार जमा होगा, प्रति माह जमा करना, यानी बार जमा निश्चित समय अवधि में, लेकिन निकलेगा केवल एक बार। बार जमा यानी प्रति माह जमा। ठीक है, प्लस निकालोगे कब, निश्चित समयावधि पूर्ण होने पर। निकालने को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, निकालना। ठीक है, निकालना, ये आवर्ती जमा है। ठीक है, आवर्ती ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आवर्ती। दूसरा खाता पढ़ेंगे हम लोग, सावधि, इसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, इसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, इसको ही आरडी बोलते हैं, और इसको एफडी बोलते हैं। इसको एफडी मतलब फिक्स्ड, ये धनी लोगों के लिए है। सावधि जमा खाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रति माह जमा। ठीक है, एक बार जमा प्लस निश्चित समय के लिए,
एक देखो, ये गरीब लोगों के लिए 200, 150, 250, 500 प्रति माह आप जमा करोगे, लेकिन बैंक को बताना होगा कितने माह के लिए। जैसे आप 2 साल के लिए तो 24 माह तक आपको 200, 200, 224 बार जमा करना पड़ेगा। लेकिन और इसके आधार पे ही इसमें कैलकुलेटर होता है, और इसमें कम ब्याज मिलता है इसी कारण, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है सावधि में। तो ये निश्चित समय के लिए, ये भी निश्चित समय के लिए है। एक बार जमा, ठीक है, निश्चित समय के लिए, पूर्ण समय पूर्ण होने पर निकालना। आप बीच में इसको नहीं निकाल सकते, न इसको भी बीच में नहीं निकाल सकते। 2 महीने के लिए आपने कहा, 2 महीने के लिए आप 2 साल के लिए अगर प्रति माह जमा करूँगा कहोगे बैंक को, तो 2 माह यानी 24 माह, 2 साल यानी 24 माह तक जमा करते रहने हैं। उसके बाद 24 माह के बाद आप कभी भी निकाल सकते हो। इसको भी आप सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट है ये रिकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है। ये कम धनी लोगों के लिए, ये ज़्यादा धनी लोगों के लिए, ठीक है। इसमें एक बार जमा करेंगे, मान लो 2 साल, 4 साल, 10 साल के लिए, उसके बाद आपको उसका मूलधन और ब्याज जोड़ के बैंक आपको पैसे देगा दोनों में। इसमें सिर्फ ये है अंतर, इसमें हम बार बार जमा कर सकते हैं और प्रति माह जमा करेंगे, सालाना नहीं होगा, ठीक है। इसमें केवल प्रति माह होगा। इसमें केवल आप एक बार बस जमा कर सकते हो। इसको जब मैं हल कराऊंगा तो बताते जाऊंगा, ठीक है इसको। और इसमें चूँकि इसमें कम ब्याज मिलता है, ठीक है, कम ब्याज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कम ब्याज, इसमें सर्वाधिक ब्याज मिलता है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा दूसरा और तरह के, चलो मैं आपको ना यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये तीसरा खाता और देखो, ये चालू खाता होता है, ठीक है। चालू खाता, इसको करेंट अकाउंट बोलते हैं। ये बिजनेसमैन लोगों के लिए है, व्यवसायी के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, कई बार जमा प्लस निकालना, ब्याज नहीं मिलता इसमें, ठीक है, ब्याज इसमें नहीं मिलता। चौथा खाता यही देखो, ये इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, चालू खाता को, लेकिन आपको खाता पता होना चाहिए। ये क्या है, करेंट अकाउंट मतलब खाता, ठीक है। ये बचत खाता जो हर परिवार के पास होता है, जैसे जन धन योजना वाला बचत खाता है ये, इसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई बार जमा कर सकते हो, कई बार जमा प्लस निकालना, और ब्याज मिलता है, ठीक है। बचत खाता है ये। चालू खाता व्यवसायी लोगों के लिए, लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, और ज़्यादा तो आप जमा कर सकते हो, निकाल नहीं सकते, ठीक है। और ये चालू खाता जितना जमा करना चाहते हो और जितना निकाल लो, व्यवसायी लोगों के लिए, बड़े धनी लोगों के लिए। तो कुछ और भी होते हैं, जैसे माइनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो नाबालिग खाता होता है, जिसका आयु क्या है 18 वर्ष से कम है, वो भी खाता होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के और खाता होते हैं, तो उन पर नहीं जाएंगे। तो हम मुख्यतः 2 तरह के खाते पढ़ेंगे, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। इन दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज से ही गणना होती है, क्या, ब्याज।
और बचत में भी होता है। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, साधारण ब्याज से होता है, आजकल साधारण ब्याज से नहीं होता है। ठीक है, बैंक में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से ही। यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंक में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से ही ब्याज की गणना होती है। पहले साधारण ब्याज से होता था, लेकिन स्कूलों में पढ़ा जाता है साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सके बच्चे इसके लिए। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता का अलग फार्मूला है, सावधि जमा खाता का अलग फार्मूला है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मुख्य बातें तो खाता बस बताया मैंने, अब मुख्य बातें इधर है। देखो, आवर्ती को हमेशा याद रखना, प्रति माह रहेगा, हमेशा प्रति माह, प्रति साल नहीं होगा। प्रति साल मतलब तो अवधि को कह सकते हैं, एक साल के लिए एक बार, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आवर्ती सूत्र लिखा रहा हूँ। ठीक है, सूत्र लिख रहा हूँ, ये पहला आवर्ती जमा खाता के ब्याज की गणना किसमें करते हैं, फार्मूला देखो, P, ये क्या है, P मूलधन लिखवाऊंगा। ठीक है, गुणा में R क्या है, रेट, और रेट मतलब क्या होता है, दर, R मतलब दर, बटा में 100 है। ठीक है, गुणा में 1/12, और ये लार्ज ब्रैकेट, इसके अंदर n ब्रैकेट इंटू n+1। ये n क्या है, माह की संख्या है, मासिक किस्त की संख्या। ठीक है, और ये पूरे का बटा 2। ये आवर्ती जमा खाता के ब्याज की गणना है। अभी मैं सावधि को बताऊंगा। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, हमेशा लिखा रहेगा आवर्ती जमा, सावधि जमा। तो आवर्ती जमा के लिए इसी फार्मूले का यूज़ करना। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था कि ये इसका फार्मूला है और इसका फार्मूला दोनों का अलग अलग होता है। हम हमेशा सावधि में ही सबको गणना कर देते थे। इसमें P क्या है, देखो P ध्यान से देखो, P क्या है, मासिक है, यानी मासिक। P क्या है, मासिक मूलधन। ठीक है, मासिक मूलधन है, पूरा मूलधन नहीं है। ठीक है, जैसे 2 साल के लिए किए तो 2 साल में क्या 24 माह होता है। ठीक है, एक साल में 12 महीना होता है, तो 2 साल में 24 महीना होता है। तो 200 करेंगे तो 24 दूनी 48, 4,800 रुपया मासिक हो जाएगा। तो इसमें 4,800 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे महीना, प्रति माह आप कितना भर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो प्रति माह जमा करना है। ये सालाना नहीं होगा, और 6 माह हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं किए हैं, किसमें, बुक में नहीं दिया है, चूँकि फार्मूले में ही बताया गया है कि ये मासिक मूलधन है, तो ये हमेशा महीना से ही शुरू होगा, 6 माही तिमाही नहीं है। ठीक है, तो P मतलब क्या है, ये मासिक मूलधन है, मतलब एक महीने में आप कितना जमा कर रहे हो। दूसरा R क्या है, ब्याज की दर है, ब्याज की दर। और N क्या है, N यहीं पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 साल कह दीजिएंगे, 2 साल वार्षिक जमा के लिए, लेकिन आपको 2 को क्या है, 2 साल को N में कन्वर्ट करना है, मासिक। ये मासिक लिखा है। ठीक है, बुक में तो मासिक लिख रहा हूँ, मासिक मतलब महीना, मासिक किस्त की संख्या, यानी N मतलब यहीं पे समय है। संख्या को कैसे निकालेंगे, जैसे N बराबर
निकालेंगे 2 साल के लिए, तो 2 वर्ष लिखे गुणा में 12 माह बराबर n बराबर कितना निकल जाएगा। देखो ये दोनों समय की ही यूनिट है, लेकिन बड़ी क्या है, वर्ष है, ठीक है। छोटी माह होती है, महीना। तो छोटी से बड़ी को गुणा करते हैं तो छोटी ही निकलती है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 माह। एग्जाम्पल में बता दिया, यहीं पे n बराबर आएगा 24 माह। 2 वर्ष लिखा रहेगा, लेकिन n के स्थान पे हम रखेंगे 24। ये देखो यहाँ पे 24 रखेंगे, यहाँ पे 24 रखेंगे, बाहर में 24 रखेंगे, अंदर में 24 प्लस 1 करेंगे 25 हो जाएगा, गुणा में 24, 24 गुणा में 25, ये 2। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेट होगा, उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आवर्ती जमा खाता के ब्याज की गणना है, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा में भारी झंझट है, लेकिन नहीं है ज़्यादा झंझट। तो यह देखो दूसरा सावधि, इसमें क्या है, संयोजन के आधार पे हमें समय और दर को बांटना होता है, ठीक है। तो समय और दर को बांटेंगे, ठीक है। तो जमा सावधि जमा खाता की ब्याज की गणना, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसी फार्मूले को हमेशा यूज करते थे। किसे दिखाता हूं मैं, ये ए, ठीक है, बराबर किया ये पी, ये पूर्ण मूल है, ठीक है। यहाँ पे महीना का मूलधन है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये पी याद रखना, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, एक समान नहीं डाल देना। ये पूरा मूलधन है और ये केवल 1 महीने में जमा किया गया राशि है, ठीक है। तो इसका फार्मूला यह है, देखो 1 + R/100 ये हुआ। अब उसके बाद इसमें n लगाना है, घात समय यहाँ पे घात के आधार पे घात में रहेंगे, ठीक है। तो ए इसका मिश्र धन है, मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, उसको मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। ब्याज और मूलधन, जैसे आपका 10 रुपये का मूलधन और ब्याज मिल जाएगा आपको 1 रुपये, तो कितना हो जाएगा मिश्र धन 11 रुपये जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 2 3 4 पात्र हैं और इसमें 1 2 3 ही पात्र है, ठीक है। तो यहाँ ए क्या है, यह देखो ए मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब समझते हैं इसको, मूलधन और ब्याज, ठीक है। इतना आप जानते हैं, 9वीं में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ये। और उसके बाद पी, ये है मूल धन, जैसे आपने 1000 बैंक में जमा कर दिया वो होता है ये, और 1 साल के बाद आपको मिल गए 1015 रुपया, तो वो मिश्र धन है, क्योंकि 15 रुपये उसमें ब्याज जुड़ गया, ठीक है। अब ये आर मतलब सब समझते हैं, दर है, ठीक है, ब्याज की दर है। और ये एन यहीं पे लिखा देता हूँ, ये एन है समय। यहाँ पे एन क्या था, मासिक था। देखो यहाँ पे मूलधन पूरे का ले रहे ना, तो यहाँ पर भी दर को समय को पूरा लेंगे, ठीक है। लेकिन संयोजन के आधार पे दर और समय को बांटेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको कैसे बांटेंगे क्वेश्चन में हल करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। हर हमेशा लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि 6 माही में संयोजित किया गया है, तिमाही में संयोजित किया गया है, ऐसे यह सालाना संयोजित किया गया है। उसके आधार पे बांटना होता है किसको, दर और समय को। मूलधन तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है,
इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा था इस सावधि जमा खाते में क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सावधि जमा खाता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोई बताने वाला नहीं था, हर हमेशा इसमें कर देते थे, कोई टुकड़ा उकड़ा नहीं करते थे। सावधि जमा खाता में क्या करते हैं, संयोजित ऐसा लिखा होगा, संयोजित। इसमें पढ़ के कहीं पे एग्जाम्पल पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, कैसे लिखा होगा। ऐसा लिखा होगा, यदि ब्याज तिमाही संयोजित है, यदि ब्याज 6 माही संयोजित है, यदि ब्याज प्रति 6 माह में संयोजित किया जाता है, ऐसा लिखा रहेगा। हमेशा संयोजित लिखा रहेगा और सावधि जमा खाता लिखा रहेगा। तो सावधि मतलब समझ जाएंगे इस फार्मूले को, और संयोजित लिखा रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा एग्जाम्पल में, यहाँ पे 6 माही, तिमाही और कुछ और भी होता है, और हमेशा तिमाही 6 माही है, ठीक है। तो संयोजित के आधार पे, संयोजित के आधार पर क्या करना है, समय, ये है समय n, और क्या दर r को या r में बंटवारा होता है। उदाहरण के आधार पे बताऊं, कहा जाए तो देखो 16% लिखा रहेगा वार्षिक दर। देखो दर को बांटना है, ठीक है, समय और दर और समय को बांटा जाता है, ठीक है। अगर दर वार्षिक में दिया है और संयोजित किया गया है 6 माही, तो आधा करनी है, ठीक है। जब वहाँ पे बताऊंगा ना तो इसको अच्छे समझेंगे। आज का केवल इसी पे रिलेटेड है, ठीक है, और 22 मिनट तो ऐसे ही हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और ये भी है, ठीक है। इसी के आधार पे तो ये बने हैं, ठीक है, ये वाला। तो एक क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को हल करेंगे पहला, और आपको स्क्रीन में दिखाई देंगे पहला, ठीक है। तो प्रश्नावली 1 का है ये, प्रश्नावली 2 ही प्रश्नावली है बैंकिंग एवं टैक्सेशन में, ठीक है। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन आप देखो, स्क्रीन में आपको दिखाई देंगे, मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। करीम भारतीय स्टेट में, देखो अभी जो क्वेश्चन हल करेंगे ना पहले से लेकर छठे तक, वे सभी आवर्ती है, ठीक है। प्रश्नावली 1 में कुल 12 क्वेश्चन दिया है, और इसमें 1 से लेकर 6 तक आवर्ती जमा खाता की ब्याज की गणना करनी है, 7 से लेकर 12 तक सावधि जमा, ठीक है। तो पहले आवर्ती को सीखेंगे, फिर सावधि को सीखेंगे, ठीक है। तो आवर्ती देखो इसमें लिखा है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह लिखा है, ठीक है। आवर्ती में प्रति माह जमा किया जाता है। 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है, 2 वर्ष तक, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक के द्वारा भुगतान की जाएगी। तो दिया है करके लिखता हूँ मैं, दिया है, क्या दिया है, P बराबर, यानी दिया है P बराबर लिखता हूँ, ठीक है। पहला तो यह यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंक का प्रकार लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिया है आवर्ती जमा खाता में, ये पता चल गया। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाए हैं, देखो आवर्ती लिखा है, ठीक है। 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है, लिखा है ना आवर्ती, तो इसमें आवर्ती का सूत्र यूज करेंगे, ठीक है।
दिया है आवर्ती जमा खाते में पी बराबर कितना दिया है, देखो पी क्या है यहाँ का, मासिक है, मासिक। देखो हमेशा मासिक मासिक रहेगा, ठीक है। ब्याज दर हमेशा वार्षिक रहेगा इसमें, लेकिन इसमें संयोजित के आधार पे समय और दर को बांटेंगे, इसको वहीं पे पता चलेगा जब हल करेंगे। तो फटाक से करता हूँ। देखो पी बराबर इसमें दिया 150, देखो 150 रुपये प्रति माह, ठीक है। पी प्रति माह का मूलधन है, और इसमें दिया है 2 वर्ष दिया है, मतलब n बराबर 2 वर्ष गुणा में 1 साल में होता है 12 माह, बराबर 12 दूनी 24 माह, ठीक है। तो n बराबर कितना आया, 24 माह, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे देखो n क्या है, मासिक किस्त की संख्या है ना, इसलिए समय को मासिक लिए हैं। मासिक मूलधन है तो समय भी मासिक है, ठीक है। हमेशा यहाँ पर भी वैसा ही होगा, अगर मूलधन वार्षिक है तो समय वार्षिक रहेगा, अगर ठीक है दर भी वार्षिक रहेगा। मूलधन को अगर संयोजित किया है तिमाही में तो रेट भी तिमाही में और ये टाइम भी तिमाही में लेंगे। तो यह देखो इसमें आर दिया है 5%। अब उसे हमें बैंक के द्वारा कितनी भुगतान की जाएगी वो निकलेगा। तो भुगतान की राशि बैंक द्वारा भुगतान की राशि, इसी को मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। मिश्र, अरे ऐसा होता है, इसी को मिश्र धन कहते हैं। कितना निकलेगा, ठीक है। तो आवर्ती का सूत्र क्या है, आवर्ती जमा खाता की ब्याज की गणना हेतु कुल ब्याज इधर रहता है, ठीक है। यहाँ पे केवल ब्याज निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे यह नहीं बताऊँ मैं, यहाँ पे देखो ब्याज की गणना निकलेगा, यहाँ पे कुल ब्याज निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ए निकलेगा, मिश्र धन निकलता है इसमें, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के निकलेंगे, यहाँ पे केवल ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पे बराबर कर देता है इसको, ब्याज की गणना है, ठीक है ये, लेकिन ये ब्याज की गणना मूलधन यहाँ पे मिश्र धन बीच में आया, ठीक है, उसके बाद बराबर है, ठीक है। तो ब्याज की गणना के लिए सूत्र क्या है, P गुणा में R पूरे का बटा 100 गुणा में 1/12 लार्ज n +1 और ये 2, ये किससे आया है, समांतर श्रेणी से आया ये फार्मूला, ठीक है। तो में मान रखने पर, चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास में ऐसे, ठीक है, अब इसमें रखते हैं, कुल ब्याज निकलेगा, ठीक है। कुल ब्याज देखो 150 रुपये क्या है, बैंक में जमा कर रहा है करीम, भारतीय स्टेट बैंक में 24 माह तक करेगा। पी क्या है, प्रति माह का जमा है। एन क्या है, प्रति माह का किस्त का संख्या है, 24 बार जमा करेगा 150। और आर वार्षिक है, ठीक है, ये आर 5%। तो पी बराबर देखो 150 लिखा है, आर बराबर देखो 5% बटा ये 100%, को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसके स्थान पर देखो यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक है ना। 5% मतलब 5/100 होता है, तो ये 5 के यहाँ पे 100 पहले से डायरेक्ट फार्मूले में है, ये 1/12। अब यहाँ पे आएगा शुरू, एन बराबर देखो 24 लिखला है, 24 और ये
फिर 24, चूँकि एन एन दोनों समान है, ठीक है, ये नहीं समझना ये एन क्या है ये एन क्या है, +1 पूरे का 2। अब इसको हल करेंगे तो कुल ब्याज निकलेगा, और बैंक के द्वारा क्या भुगतान की राशि कितनी देनी है वह कैसे निकलेगा। ये क्या है, 1 माह का 150 है, तो 24 माह का कितना होगा, गुणा कर देंगे तो कुल मूलधन निकलेगा, और यहाँ से जो ब्याज निकलेगा उस कुल मूलधन में जोड़ देंगे तो बैंक के द्वारा भुगतान की राशि निकल आएगी। इसको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें मूलधन को और अलग निकालना पड़ेगा, इसका और इसका गुणा करके, पी और एन का गुणा करके मूलधन निकाला जाएगा। ये प्रति माह का मूलधन है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये कुल ब्याज बड़ा आसान है, ठीक है। हल करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप हल नहीं करने का तरीका यहाँ पे नहीं सीखोगे तो एग्ज़ाम में हमेशा गुणा करने के कारण बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में कैसे करना है गुणा, तो हर हमेशा क्या होगा, इनका होगा और इसका, हम ये देखो ये और ये हमेशा कट जाएंगे आपस में, ठीक है। ये ए थोड़ा सा, ठीक है, ये कट जाएंगे, उसके बाद ये और ये आपस में कटते ही जाएंगे। कहाँ कहाँ पे हर हमेशा कटेगा यह बता रहा हूँ, ठीक है। हर हमेशा ये और ये आप देखना, या ये हमेशा कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। तो देखो ये 50 दूनी कटाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा ना। देखो 50 दिया 150 गुणा में 5, और ये 50 दूनी 100, और ये 1/12, ठीक है। अब यह देखो इन दोनों का तो हल होगा ही, और चूँकि भाग है तो इन दोनों का भी हल होगा, ठीक है। तो 2 और 2 में 24 कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। ये हमेशा कटते ही जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि 12 हमेशा 2 के पहाड़े में आता है, और 12 का गुणा हमेशा कितना भी रहे, कुछ माह निकलेंगे वो इस 2 से हमेशा कट ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये और ये हमेशा कटेंगे। यहाँ पे चूँकि 12 है, यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या होती है, 36, 60, 48 ऐसे होते हैं, तो ये 12 और ये आपस में कटेंगे ही। तो आगे यह देखो ये कट गए दोनों, और 24 + 1 25, चूँकि ब्रैकेट है तो गुणा रहेगा हमेशा ना, ये 25, ठीक है। अब एक एक करके, और कुछ चीज़ें भी और नहीं बताया हूँ, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट में उसमें क्या किस किस का पहाड़ा लगेगा, उसमें लगेगा जब हम सावधि जमा खाता को गणना करेंगे। तो अब यह देखो यहाँ पे गुणा है, ये दोनों भिन्न है, ठीक है। तो अंश अंश के साथ गुणा होता है और हर का आपस में गुणा होता है, ठीक है। तो 3 पंचे 15, 15 एकम 15, ये 15 हो गया, और 12 दूनी ये 24। चूँकि ये ब्रैकेट बड़ा है तो गुणा, इसको गुणा नहीं कराना ब्रैकेट के अंदर में, याद रखना ये यहाँ पे हमेशा कट जाएंगे, ये वाला हमेशा। तो गुणा में ये 12 और ये गुणा में 25। देखो 12 एकम 12 दूनी कट जाएंगे आराम से। इस हर हमेशा याद रखना ये दोनों कटेंगे, यहाँ कटेंगे, ठीक है, यहाँ कटेंगे, ठीक है। 100 का अंश के साथ कटेंगे ही कटेंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का हमेशा कटना ही कटना रहेगा, हर हमेशा कटेगा, हर हालत में कटेगा, क्योंकि ये 12 से गुणा होकर आएगा। जो 12 2 से भाग चला जाता है, यहाँ पे 2 ही है, और जो भी संख्या होगा इससे कट जाएगा, या यहाँ से जो भी निकलेगा, यहाँ पे 24 निकले ना, और यहाँ पे पहली जो संख्या है जो 2 से कटा है वो हमेशा इससे भाग चले जाएंगे। तो बड़ी संख्या नहीं कर देना, 12 का 25 के साथ गुणा फिर 24 के साथ कटाते रहना, नहीं, 12 एकम हो जाएगा। देखो
फटाक से। ये थोड़ा इधर लिखता हूँ, देखना, ठीक है। 15 लिखा मैंने और बटा किया 12 दूनी और ये 12 एकम, ठीक है। एक है, एक का गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ये 25 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो कितना छोटा होगा संख्या। अगर हम ये करते 12-25 का यहाँ पे गुणा कराते, ठीक है, और फिर यहाँ पे 24 के साथ इसका क्या कटाते रहते तो बहुत लंबा चला जाता। अब बड़ा आसान है, कुल ब्याज हर हमेशा संख्याएं कटेंगी, इसको याद रखना। बस मैं कहाँ कहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं कट रहा है उसको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ कटाना है, ताकि जब मैं पहली बार हल कर रहा था तो सबको गुणा कर देता था, बाद में कटाते कटाते सांस फूलता था, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा जाता है ना कटाने में, और क्या कहते हैं उसमें देखना पड़ता है कि किससे कट रहा है दोनों आपस में, तो वही झंझट होता है। अब देखो ये दोनों मतलब ये संख्या भिन्न है, ये पूर्णांक संख्या आपस में गुणा है, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या किए थे मैंने, भाग किया था ना, ये हाँ भाग किया था, या इन दोनों का इसके साथ गुणा होगा अंश के साथ, या इसका भाग होता है, तो मैंने पहले भाग करा दिया था, इसको बताते आता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 के साथ 25 का क्या होगा, भाग नहीं जाएगा तो गुणा करा देते हैं इधर। तो 25 पंच से कितना होता है 125, 125 का 5 हासिल है 12, ठीक है। और 25 से कम 25, 25 और 12, 25 10 35 2 37, यानी 37 पूरे का बटा ये 2। अब इसको जब हम भाग करेंगे 2 से, बड़ा आसानी से छोटी संख्या निकल आएगी, कुल ब्याज निकलेंगे, ठीक है। 2 से करूं, 2 एकम 2, 1 बच गया 17 हो गया, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 17 था 16 घट गया तो 1 बचा, और 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 बचा, 1 के लिए हम दशमलव लेते हैं, 0 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये क्या है कुल ब्याज है। और करके लिखते हैं कुल क्या मूलधन कितना 150 क्या है, यहाँ पे देखो ये 150 क्या है, मासिक है, प्रतिमाह। देखो क्वेश्चन में अगर दिखाई दे तो पी मासिक मूलधन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 24 महीने तक 150 रुपया जमा कर रहा है, तो बैंक में कितना जमा कर दिया उसने 15 150 गुणा में 24 माह, तो कितना निकलेगा मूलधन, यहाँ पे देखो 24 शून्यम शून्य, 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120 का भी शून्य हासिल 12, 24 एकम 24, 24 और 10 34, 34 और 2 37, नहीं 36 जी, 12, 24 एकम 24, 24 10 34 2 36 12, ठीक, ये 3600, यानी 24 माह तक उसने 3600 रुपये जमा किए, किसमें, बैंक में। अब इसमें पूछा गया है बैंक द्वारा भुगतान की राशि कितनी होगी, तो कुछ नहीं है, ब्याज हमने निकाल लिया, 2 कितना 2 वर्ष तक जमा करता रहेगा तो उसको ब्याज 187 रुपये मिलेगा, ठीक है, 187 रुपया दशमलव 5 प्रति माह, क्या है बहुत कम है, 150 रुपया है। ये कुल ब्याज है ना, एक महीने का जुड़ा नहीं, इसमें पूरे 24 महीने का ब्याज जुड़ा है 5% में, ठीक है 5। तो बैंक द्वारा क्या है भुगतान की गई राशि
कुल मूलधन धन कुल ब्याज। तो जोड़ता हूँ मैं इसको, ये 36 है ना, ये 3600 और देखो दशमलव यहाँ पे ना, एक दशमलव तो हम यहाँ पे दशमलव 0 लगा देते हैं। ऐसा किया जाता है हल। ठीक है, दशमलव का दशमलव के साथ जोड़ना घटाना होता है। ये छोटी संख्या, ये 5 7 8 1 7 8, ये 1 जोड़ना है तो कोई टेंशन नहीं। 5.7, ये 8, चूँकि बैंक में 2 होता है ना डिजिट में, पैसा नहीं है रुपए, तो रुपए 2 दशमलव तक होता है। तो यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है। 6 और 1 7 और ये 3, और यही हमारा आंसर है। तो आप आंसर में लिखना बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि 3,787 रुपये और ये 50 पैसे है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और लंबा चला गया, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 6 क्वेश्चन हल करूँगा करके आया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम इसी प्रकार की चीज़ें करनी है। दिया है जिसमें क्या, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह लिखे। ठीक है, प्रतिमाह लिखा है 200 रुपये की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। आवर्ती जमा दिया है, क्या है ये, आवर्ती जमा खाता में। यहाँ पे मैंने बता दिया। अब किसका फार्मूला लगेगा, आवर्ती जमा खाता का। ठीक है, अभी इसी जैसे अभी 6 क्वेश्चन तक आवर्ती ही लिखा है क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है यदि ब्याज की दर 6% हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धन राशि प्राप्त होगी। सेम टू सेम है। ठीक है, तो यह देखो यहाँ पे P बराबर दिया है। P बराबर क्या है, मासिक किस्त, मासिक प्रतिमाह या मासिक, यहाँ पे क्या लिखवाया था, मासिक मूलधन है ये। ठीक है, तो P बराबर देखो इसमें 200 लिखा है, 200, और N बराबर कितना लिखा है यहाँ पे, 5 वर्ष के लिए लिखा है। ठीक है, तो 5 वर्ष गुणा में 12 माह। ये क्या है, N महीनों की संख्या है। ये प्रति महीना जमा करने वाला मूलधन है, और ये प्रति महीना का संख्या है। मतलब एक पूरे महीना कितना है ये बताएगा N। तो 12 पंचे 60। ठीक है, ये देखो 60 माह। और यहाँ पे R बराबर दिया है, R मतलब दर 6% वार्षिक लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें ज्ञात क्या करनी है, मिश्र धन ज्ञात करनी है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें, मिश्र धन बराबर कितना होगा, मिश्र धन ही निकलेगा ना इसमें, इसमें पूछा है। तो फार्मूला वही है, क्या, आवर्ती। पहले मैं तो हल करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे हल करते हैं, वरना बहुत क्या होता है, गुणा भाग में फंस जाते हैं। जमा खाता की ब्याज की गणना हेतु ये क्या है, कुल ब्याज बराबर P प्रति माह का मूलधन, R वार्षिक दर है। ठीक है, बटा में 100 क्यों है, क्योंकि परसेंट को 100 बोलते हैं। परसेंट मतलब पर, सेंट मतलब 100 होता है, सेंट मतलब पर, मतलब प्रति 100, गुणा में 12। परसेंट मतलब होता है 100 ही होता है। ठीक है,
अब इसका n प्लस 1 पूरे का बटा ये 2, ठीक है, में मान रखने पर। अब यह देखो, इसको हल करते हैं, ठीक है। मान को रखता हूँ मैं, कुछ नहीं दिया इसमें, और कुल ब्याज लिखा मैंने, कहाँ कहाँ कटेगा फिर बताऊंगा, ठीक है। p बराबर दिया 200 गुणा में r बराबर 6। इसमें संयोजन नहीं दिया, किसमें, आवर्ती में संयोजन नहीं दिया, ठीक है, मैंने लिखा है ना। इसमें आपको केवल वर्ष दे दिया रहेगा 5 वर्ष, लेकिन n क्या है, प्रति माह की संख्या है, ठीक है। प्रति माह किस्त की संख्या लिखवाया मैंने, तो ये माह है भाई, वर्ष दिया है तो हम माह में कन्वर्ट कर दिए, तो 5 साल में 60 माह आएंगे, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं, ठीक है। r बराबर आया 600, और 6% और ये बटा 100 गुणा में 1/12। n बराबर देखो 60 है, और ये 60 प्लस 1, ये पूरे का बटा 2। देखो ये 60 और ये आपस में कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी कट के निकलेंगे, यहाँ से जो भी हर में रहेगा वो इसके साथ कट जाएंगे, यानी 3 जगह कटेंगे, 3 जगह, ठीक है। हमेशा याद रखना, 3 जगह कट जाएंगे संख्या, जिससे हमारा गुणा करना बहुत छोटा हो जाता है। अगर हम इनका गुणा ये 60 प्लस 1 करेंगे, यानी 61 हो गया, 61 का गुणा 60 से करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, उसका निकलेगा, इसका साथ गुणा करेंगे तो गया दिन भर। अब यह देखो, कुल ब्याज बराबर 100 एकम 100 दूनी, ठीक है। यहाँ पे तिर्यक गुणा नहीं होगा, याद रखना, ये दोनों भिन्न है, आपस में गुणा में है, तो अंश के साथ हर के साथ गुणा होता है। तिर्यक गुणा 2 भिन्न होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, बीच में बराबर का साइन होता है, वहाँ होता है तिर्यक गुणा। 100 एकम 100 दूनी, ठीक है, ये 2 गुणा में ये 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, गुणा में 1/12। मैंने यहाँ पे कटा के बताया, इसको और हल कर देंगे, ठीक है। आपस में ये 12 आपस में कट जाएंगे, 6 दूनी 12, इधर आएंगे 12 1 कट जाएंगे। अब यह देखो, 2 का 60 कट गया तो 30, ठीक है, और ये ब्रैकेट है ना, तो गुणा, और 60 1 61। देखो कुछ नहीं है। अब एक कुल ब्याज बराबर, ये आपस में कट कर जाएंगे, देखो 2 छक्के 12, चूँकि अंश का ही गुणा होगा या इसके साथ भाग होगा, ठीक है। तो 2 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया, 2 एकम 2 एकम, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, 1 बचेगा। तो यहाँ पे यह लिख दूँ मैं, यहाँ पे यह लिख दूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ 2 छक्के 12, 12 एकम 12, ये पूरे का बट्टा 12, 1 1 कट गया, ठीक है। और ये गुणा में 30 गुणा में 61, यहाँ पे ये 1 क्यों हुआ, यहाँ पे पता चल जाएंगे। इसको आगे लिख देता हूँ, 12 एकम 12, 12 एकम 12, चूँकि यहाँ पे गुणा है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 30 गुणा में 61 बस बचा। अब इन दोनों का जो भी गुणनफल आएगा वो इसका कुल ब्याज कहलाएगा। अब बड़ा आसान है, क्योंकि एक संख्या 0 है तो बड़ा आसान हो जाता है हल करना। मैंने अपने कॉपी में बहुत गुणा किया था इन सब को हल करने के लिए, लास्ट में पता चला ये यहाँ मतलब ढूंढा भाई कहाँ पे कटेगा करके, तो निकल के आए 3 जगह कटता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखो शून्य तो लगेगा ही, चूँकि एक संख्या शून्य है, तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, ये कुल ब्याज है रुपए में, रुपये, चूँकि 1 रुपये से ज़्यादा है तो रुपये।
1 रुपये होता है तो उसको रुपया बोलते हैं, रुपये। तो कितना यह कुल ब्याज सही आए ना, 0 0 3 एकम 3, 3 छक्के 18, बिल्कुल सही है। अब और क्या, मूलधन, कुल मूलधन, कुल मूलधन क्या है, इसमें कितना है, प्रति माह 200 है और 60 माह तक, ठीक है। 60 मतलब 200 रुपया 60 माह तक जमा करेगा बैंक में 5 साल के लिए, ठीक है। तो मूलधन कितना, 200 गुणा में 60 माह, 5 वर्ष से गुणा नहीं कर देना, 5 वर्ष से गुणा करेंगे तो 5 बार का निकल आएगा, यानी 200 का केवल 1000 होगा, बराबर कितना आया, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। और 6 दूनी 12, यानी 12,000, 12,000 तो उसने जमा किए हैं और ब्याज मिला 5 साल में मात्र 1,830 रुपये, 1,830 रुपये। तो अब इसमें पूछा है मिश्र धन, मैं डायरेक्ट मिश्र धन लिखता हूँ, ठीक है। अब मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है, ऐसे, ठीक है। उसमें बता के लिखा था, ठीक है। तो ये 1200, ये 12,000 है, ठीक है, प्लस ब्याज कितना है 1830, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, 12,000, ये 0, ये 3, ये 8 और ये 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ रहे हैं, इसका प्लस है, 0 0 3 का 3, 8 का 8, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 1, 13,830 रुपये, कितना, इतना रुपये 5 साल में देंगे, ठीक है। उसने 12,000 जमा किया है और 1,830 रुपये ब्याज मिला है 5 साल में, ठीक है। और उसको बैंक लौटाएगा पूरा 5 साल में, 5 साल में ही लौटाएगा, क्योंकि उसने 5 वर्ष का उसने क्या किया है, अनुबंध किया है, इसको करार किए हैं, इसे बोलते हैं फिल्म में, ठीक है। अनुबंध मतलब क्या कहें कि उसको, मतलब शर्त लिया है कि मतलब 5 वर्ष का उसने क्या किया, अनुबंध किया जी, 5 वर्ष के लिए, उसके पहले नहीं निकलेगा उसका पैसा कभी भी, ठीक है। इसलिए आवर्ती और जमा खाता, आवर्ती और सावधि खाता होता है, ये रिकरिंग है और वो फिक्स्ड है। आपने कई बार सुने होंगे फिक्स्ड खाता करके, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो और हल कराता हूँ कुछ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, दिया है, ये भी क्या है, आवर्ती है, तो आवर्ती जमा खाता में ऐसे लिख देंगे तो पढ़ने वाले को ना, जांचने वाले टीचर को समझ में आएंगे कि हाँ कुछ किया यहाँ पे करके। तो तीसरा क्वेश्चन ये देखो, फटाक से करते, घंटा होने को है। रोहन ने डाकघर में क्या 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा, सेम टू सेम वही कार्य करनी जी। तो मैं ठीक है आज इसको दिखा देता हूँ, फिर अगली बार ना 3, चौथा, 5वां और 6ठा कुछ डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह देखो, इसमें कुछ नहीं है, या तो मैं चौथा शुरू करूं क्या, ठीक है। आप इसे ना
तीसरा को ना बनाना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को मैं चौथा को हल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ अलग दिए हैं। तो चौथा प्रश्न आप देखो, ये भी आवर्ती जमा खाता में है। देखो, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है, ठीक है। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है। यहाँ पे ब्याज, कुल ब्याज पहले से ही है। हम यहाँ पे कुल ब्याज निकालते थे ना, 1830 रुपये निकाले थे अभी पिछले प्रश्न में, वहाँ पे कुल ब्याज इसमें दे दिया है चौथे प्रश्न में 3025 रुपये। तो हमें ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होंगे बताना इसमें। तो यहाँ पे P बराबर दिया है, फटाक से करता हूँ 2-4 मिनट में। P बराबर कितना दिया है, 100 रुपये। N बराबर कितना है, 10 वर्ष के लिए है, तो 10 गुणा में 12, फटाक से करता हूँ, ठीक है। माह बराबर 120 माह, ठीक। और इसमें R हमें पूछा गया है, ठीक है। लेकिन कुल ब्याज बराबर यहाँ पे 3025 रुपये दिया है। सूत्र डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 घंटे में फटाक से कर देते हैं इसको। सूत्र इसमें क्या है, हम R निकाल रहे हैं, दर। ये वार्षिक है, ठीक है। ये वार्षिक है, ठीक है। वार्षिक ही रहेगा इसमें, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, ये छोटी सी गलती आपको समझ आएगी थोड़ा। तो फार्मूला क्या है, कुल ब्याज बराबर P इंटू R और 100, 1/12 N प्लस 1 पूरे का बट्टा 2, ठीक है। कुल ब्याज हमें दिया 3025 रुपये और P बराबर दिया है 100। R नहीं दिया है, ज्ञात करनी है, तो ये R बटा ये 100। देखो यहाँ पे 100 कट जाएगा, बच जाएगा R, गुणा में 1/12। N बराबर दिया 120, देखो 120, ये और ये आपस में कटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और N मतलब 120 इधर प्लस 1 पूरे का बट्टा ये 2, ठीक है। ये 120 है, ठीक है। यहाँ पे N बराबर होता है। अब क्या क्या करेंगे, देखो 100 आपस में कट गए, ठीक है। R एकम R पूरे का बट्टा ये 12 क्यों आया पता चला। और ये और ये कट गए, ठीक है। 120 में ये कट गए तो बचेगा 60 और ये 120 प्लस 1 121 कैसे आया पता चला। ये तो R/12 हुआ, ब्रैकेट को हटाया तो गुणा लगा दिया। 120 2 से भाग चला जाएगा तो 60, यानी यहाँ पे एक कट गया, यहाँ पे दूसरा कट गया। अब यहाँ पे एक और कटेगा 3 जगह और ये 121 है, यहाँ पे 20 और 1 121। तो यहाँ पे देखो 3 2 5 बराबर R बटा ये 12 एकम 12 पंचे 60 हो जाएगा जी, ठीक है। गुणा में 5, 12 एकम 12 पंचे 60 गुणा में ये 121, ठीक। और ये आगे और हल, चूँकि ये देखो ये गुणा में है ना, तो पहले 5 को इधर करके भागित करते हैं, ठीक है। 3 2 5, क्योंकि 5 5 से चला जाएगा, तो चूँकि गुणा है ना तो इधर आके ऐसे हो जाएगा, देखो आपस में कट जाएगा ये R गुणा में 1 2 1, ठीक है। तो 5 छक्के 30 और ये 2 5 से नहीं जाएगा तो एक 0 लगाएंगे दोनों के लेने के लिए, 5 पंचे, ठीक है। ये बराबर यहाँ पे कैसे किया पता है, 5 छक्के 30, ठीक। अब ये 2 अकेला नहीं जाएगा 5 से, तो दोनों को लेने के लिए एक 0 लगाएंगे, तब दोनों को भाग करेंगे, 5 पंचे 25, ये 5, ये R गुणा में 1 2 1 121। ये पूरी तरह से इससे चला जाएगा, देखना बताता हूँ, इधर आओ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
आर गुणा में 121 बराबर 605। आर बराबर लिखो, चूंकि गुणा में ना तो इधर आके भाग बना लेंगे 121। ठीक है, अब देखो ये इससे पूरी तरह से चला जाएगा ही जाएगा, तो कहीं पे ऐसे गुणा करा के आप देख लेना। ठीक है, देखो ये 600 बार में चला जाएगा, लेकिन क्या ये 21 भी तो जुड़ेगा ना भाई। 6 बार 21 जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो 5 बार में करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 बार में क्या है 600 से ज़्यादा हो गया। 5 बार में करके देखते हैं। इधर 121 गुणा में 5, और जांचने का एक तरीका देखो, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना यहाँ पे, इसको भाग कर रहे हैं तो इससे देखो 5 एकम 5, तो ये 5 निश्चित हो सकता है। 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल है 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। देखो यानी ये आर बराबर आया 5, और ये क्या है परसेंट है, परसेंट, और ये वार्षिक पूछा गया है ना, वार्षिक। यही हमारा आंसर है। देखो कितना सरल था ये। अगर हम कटाने पे ध्यान दें तो हर हमेशा कुल ब्याज दिया रहेगा, तो 2 बार, पहले तो मैं बता चुका हूँ 3 बार कटेगा। एक यहाँ पे कटेगा, एक दूसरा यहाँ पे, इसका जो गुणा होगा ये यहाँ पे 3 बार कटेगा। अब अगर ये दिया रहेगा तो निश्चित ही इन दोनों संख्या जो भी निकलेंगे अलग अलग क्वेश्चन में, उसको भाग कर करके देखना, कटेंगे ही कटेंगे। देखो 5 से कटा, अब ये 600 आया, 600, अब ये 21 बचा था ना, देखो ये 21 बचा है, अब ये 621 भी 5 से ही कट गया, आ गया 5%। तो ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। 5वां 6वां और हल करा दूंगा, आप तीसरा क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं उसमें। तो ये रहा आज का वीडियो, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।